हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे टॉप 100 MCQs ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। देखिए, ये आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। अगर हम बात करते हैं पटवारी एग्ज़ाम की, ओके, पटवारी एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमारे पास जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम की बात करें या फिर JKP कंस्टेबल का जो एग्ज़ाम आने वाला होगा, आपको भी ये MCQ सीरीज़ काम आएगी और NT JK PSI एग्ज़ाम के लिए भी काम आएगी। आपकी डिमांड पे ही ये वीडियो लाया है। वीडियो को लास्ट तक देखना, ओके। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। चलिए जी, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है। आप कितने क्वेश्चन आज के इस वीडियो में ठीक कर रहे हैं 50 में से, वो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ओके जी, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच फ्रेंच वर्ड द वर्ड इन्वायरमेंट डिराइव्ड। कि कौन से फ्रेंच वर्ड से जो वर्ड इन्वायरमेंट है ये डिराइव्ड हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया है इससे पहले एग्जाम में, तो आपसे पूछा गया है कि फ्रॉम विच फ्रेंच वर्ड द वर्ड इन्वायरमेंट डिराइव्ड। अब ऑप्शन है आपके सामने, इन्वायरन, इन्वायरनर या फिर इन्वायरमेंट या फिर इनविसेजर। आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इन्वायरनर से निकला है। फ्रॉम विच फ्रेंच वर्ड जो हमारे पास द वर्ड इन्वायरमेंट डिराइव्ड, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्वायरनर। आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर विच मीन्स टू सराउंड। इसका मीनिंग क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? टू सराउंड। ये याद रखना है आपने, इसका मीनिंग होता है टू सराउंड, इनक्लोज और इन सर्कल। कई बार इस तरह से भी पूछा जाता है। और इन्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज सराउंडिंग्स और कंडीशंस इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हम बात करें प्लांट्स की, एनिमल्स की एंड ह्यूमंस, ये आपस में यहाँ पे जिंदा रहते हैं, ठीक है। द इन्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज, जैसे कि मैंने कहा आपको, सराउंडिंग्स और कंडीशंस इन विच, जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, इन ह्यूमंस लाइफ, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। ओके, इस क्वेश्चन की समझ आपको आ चुकी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच द फोर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट विद देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। देखिए, यहाँ पे आपको पूछा गया है पेयर, आपको बताना है इनमें से कौन सा पेयर जो है वो सही है, ठीक है। और पहला ऑप्शन है लिथोस्फेयर, उसके सामने है वाटर, फिर है आपके सामने हाइड्रोस्फेयर, उसके सामने है एयर, फिर है एटमॉस्फेयर और उसके सामने है रॉक्स, और ऑप्शन डी है बायोस्फेयर और उसके सामने है लाइफ। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं और इन क्वेश्चनों को करने का मेथड क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड। आपने एलिमिनेट करना सीखना है। देखिए, हमें पता होना चाहिए लिथोस्फेयर का वाटर से कोई भी लेन देन नहीं है, पहला तो गलत। हाइड्रोस्फेयर एयर के साथ कोई लेना देना नहीं है, गलत। और एटमॉस्फेयर रॉक्स, ये भी गलत। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है, ठीक है। बायोस्फेयर यहाँ पे लाइफ जो पॉसिबल होती है उसी को हम बायोस्फेयर कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। देखो, लिथोस्फेयर क्या होता है हमारे पास? लिथोस्फेयर्स जो होता है, लिथोस्फेयर्स रेफर्स टू द अर्थ सॉलिड ओटर लेयर। देखिए, ये अर्थ की जो सॉलिड ओटर लेयर होती है विच इज़ प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ रॉक्स, जो रॉक्स और मिनरल्स की बनी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। आपसे याद रखना है। हाइड्रोस्फेयर इनकम्पासिस ऑल द वाटर ऑन अर्थ, जितना भी हमारे पास जो पानी है ज़मीन के ऊपर, तो उसमें जो हाइड्रोस्फेयर वाला पोर्शन है ये इनकम्पासिस करता है ऑल द वाटर ऑन अर्थ, और इंक्लूडिंग ओशंस की बात करें, रिवर्स की बात करें, लेक्स की बात करें, एंड ग्लेशियर्स की बात करें। ओके, फिर उसके बाद होता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ गैसेज सराउंडिंग अर्थ विच इंक्लूड एयर, जिसमें हमारे पास गैसेज आ जाती हैं जो किसको इंक्लूड करती हैं? एयर को। तो याद रखना है, एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ गैसेज सराउंडिंग अर्थ। ओके, चलिए उसके बाद बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटरेक्शंस विद अदर कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है जी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनका जो इंटरेक्शन होता है अदर कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट के साथ, उसी को हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो अब आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये जो सारी टर्में थी ये मैंने आपको बता दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री आपके सामने स्क्रीन पे, व्हेन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड एनुअली। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों कि जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली? जून 5, जुलाई 4, अगस्त 15, सितंबर 22। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जून 5 जून को हमारे पास वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया, एट विच कॉन्फ्रेंस वाज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे डेजिग्नेटेड, कि कौन सी कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को डेजिग्नेट किया गया था? पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में, रियो समिट में, या फिर स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन और इन्वायरमेंट, या फिर क्योटो प्रोटोकॉल कॉन्फ्रेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट। ओके, इस कॉन्फ्रेंस में जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है इसको डेजिग्नेट किया गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो आपने आपको याद रखना है। इसके बाद इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो उनको गलत नहीं करना है। अब मैं आपको बताता चलूँ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में। इसकी डेट क्या है? जून 5 एनुअली। ओके जी, 5 जून इसका जो एनुअली ये सेलिब्रेट होता है। और अगर हम डेजिग्नेशन ईयर की बात करें, 1972 इसका डेजिग्नेशन ईयर है, बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के थ्रू ये डेजिग्नेट किया गया था। फर्स्ट सेलिब्रेशन की बात करें ईयर की तो 1973 में हुई थी। ओके, और लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP इसकी लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। और पर्पज़ क्या है इसका? रेज करना अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड प्रमोट करना प्लैनेट प्रोटेक्शन। ओके, ये सारे पॉइंट आप इसके बारे में याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होंगे। और अगर हम बात करते हैं इसके 2024 के थीम की, तो लैंड रिस्टोरेशन, स्टॉपिंग डिसर्टिफिकेशन एंड बिल्डिंग ड्रॉट रेजिलियंस इसका थीम था 2024 का। तो आप याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और ग्लोबल पार्टिसिपेशन की बात करें, मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड इंगेज इन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द डे। ओके, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। 5 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली, और इसका थीम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में थीम पूछा जाता है, तो 2024 का जो हमारे पास 2024 का थीम है वो है लैंड रिस्टोरेशन, स्टॉपिंग डिसर्टिफिकेशन एंड बिल्डिंग ड्रॉट रेजिलियंस। इतना आपने याद रखना है। ओके जी, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का बायस बनता है। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये सारे टॉपिक्स जो भी लाए जाते हैं आपकी रिक्वेस्ट पे लाए जाते हैं, आपके कमेंट हम चेक करते रहते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विच गैस इज़ द प्राइमरी कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग। आपसे पूछा गया है कौन सी गैस जो है प्राइमरली, जो हमारे पास प्राइमरी कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग का? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो आपने याद रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्राइमरी कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग। अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, ये एक प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस है जो कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल वार्मिंग में, और इट इज़ नेचुरली प्रेजेंट होती है ये एटमॉस्फेयर के अंदर। ओके, एंड इज प्रोड्यूस्ड होती है बाय एनिमल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन की बात करें, एंड थ्रू द डिके ऑफ बायोमास की बात करें, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करें, जैसे कि सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स को जलाना और जनरेटिंग करना इलेक्ट्रिसिटी, और आल्सो अगर हम बात करें रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड अकाउंटेड फॉर 80% ऑफ ऑल ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? प्राइमरी कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग का। इतना याद रख लेना, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेज की, कौन कौन सी हैं? कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4 जिसे आप कहते हैं, अजून O3 की बात करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड वाटर वेपर। ये पूछा जाता है आपसे कॉलम वाइज, तो आप याद रखना ये सारी गैसेज जो है ये आपको पता होनी चाहिए। ये हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेज हैं, तो ये सारी ग्रीन हाउस गैसेज आपको याद रखनी है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अजून, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड वाटर वेपर। देखिए JKP कंस्टेबल की अगर हम बात करें, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे। आपसे पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस या नॉट। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे JKSSB पूछ लेता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? The process of species becoming extinct over time, the gradual process of change in species composition and habitat over time, the immediate adaptation of species to sudden
इन्वायरमेंटल चेंज, द रैंडम अराइवल ऑफ न्यू स्पीशीज इन एन एरिया। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ चेंज इन स्पीशीज कंपोजिशन एंड हैबिटेट ओवर टाइम, इसी को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन के नाम से जानते हैं। ये टर्म जो है इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द टर्म इकोलॉजिकल सक्सेशन, अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना द टर्म इकोलॉजिकल सक्सेशन वाज फर्स्ट गिवन बाय रैगनर। आप नाम याद रख सकते हैं, रैगनर हल्ट। ओके, रैगनर हल्ट इसका करेक्ट आंसर है। और कब की थी? 1885 में, 1885 में। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है, इज द प्रोसेस ऑफ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी और इकोसिस्टम ओवर टाइम। आप याद रख लेना इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। ओके, देखें जेकेपी कांस्टेबल के बहुत सारे एस्पिरेंट हमें मैसेज करते रहते हैं कि आप हमारी कब क्लासेस कंटिन्यू अच्छे से करोगे। तो देखें आपका जैसे ही सिलेबस आएगा हम उसी के अकॉर्डिंग जो है एक प्रॉपर सिस्टम लेके चलेंगे, ताकि आपकी जो पढ़ाई है उस पर कोई अफेक्ट ना पड़े और प्रॉपर वे से आपकी क्लासेस ली जाए। और सिलेबस का ही वेट है, जैसे ही सिलेबस आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्लासेस लेंगे। और ये क्लासेस भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगी, इसलिए आप पढ़ना स्टार्ट कर दें अच्छे से। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे प्यारे दोस्तों, विच टर्म डिस्क्राइब्स द ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज। इसमें से ऐसी कौन सी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज? ऑप्शन आपके सामने है, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ग्लोबल वार्मिंग। ओके, ग्लोबल वार्मिंग इज द फिनोमिना ऑफ gradual increase in the average temperature of the earth. Okay, global warming is the correct answer, or it is caused by the release of greenhouse gases like carbon dioxide, methane, CFCs etc. into the atmosphere. तो आपको याद रखना है ये किस तरह से काज होता है। इट इज काज्ड बाय द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFCs इनटू द एटमॉस्फेयर। तो याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया, विच लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन द ओजोन लेयर। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सी लेयर जो है अर्थ एटमॉस्फेयर की कंटेन करती है ओजोन लेयर को। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, ओजोन लेयर की बात करें, ये लोकेटेड है इन द स्ट्रेटोस्फेयर में। ओके, द लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर बिटवीन 10 and 15 किलोमीटर अबव द सरफेस। आप ये याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। अब JKAS में एक क्वेश्चन पूछा गया था इस टॉपिक में से कि बैड ओजोन कहाँ पे पाई जाती है। तो बैड ओजोन आल्सो नोन एज ग्राउंड लेवल ओजोन, जिसे आप किस नाम से जानते हैं? ग्राउंड लेवल ओजोन के नाम से जानते हैं। ये पाई जाती है ट्रोपोस्फेयर लेयर जो होती है एटमॉस्फेयर की, जो क्लोजेस्ट होती है अर्थ सरफेस की। तो याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9, विच यूनिट इज यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन ए कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर? ऑप्शन है किलोमीटर्स, पार्ट्स पर मिलियन, डॉप्सन यूनिट्स या हेक्टो पास्कल्स। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा यूनिट है जो मेजर करता है थिकनेस ओजोन लेयर की। चलिए ऑप्शन आपके सामने थे, इस क्वेश्चन का आंसर है डॉप्सन यूनिट। ओके, DU। द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट DU, और दिस यूनिट हेल्प्स quantify the total amount of ozone in a column of air from the earth's surface to the top of the atmosphere। तो डॉप्सन यूनिट आपने याद रखना है, ये JKSSB ने कई बार इस क्वेश्चन को पूछा है। ओके, और इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आपको पता होना चाहिए 16 सितंबर को हमारे पास ओजोन डे होता है। ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें अपने नोट्स में कि जो थीम है फॉर वर्ल्ड ओजोन डे 2024 का, वो हमारे पास क्या था? ओजोन फॉर लाइफ। ओके, ओजोन फॉर लाइफ ये हमारे पास थीम है वर्ल्ड जो हमारे पास ओजोन डे 2024 का। ओके, इंपॉर्टेंट होगा। और ये डे जो है ये सेलिब्रेटेड किया जाता है सितंबर 16 को, और इसका एम क्या होता है? टू हाईलाइट करना इंपॉर्टेंस किसके? ओजोन लेयर के फॉर लाइफ ऑन अर्थ की। जैसे अगर हम बात करते हैं एंड द नीड, और जो नीड किसकी पड़ती है? टू प्रोटेक्ट करने के लिए इट फॉर फ्यूचर जनरेशन। ओके, इतना आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, व्हाट इज द प्राइमरी काज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि प्राइमरी काज क्या है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का। कार्बन मोनोऑक्साइड CO,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS, ओके, मीथेन CH4, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS। ये हमारे पास प्राइमरी काज है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का। ओके, याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जब हम बात करते हैं CFCS की, तो ये प्राइमरी काज है ओजोन लेयर डिप्लीशन का। CFCS रिलीज क्लोरीन आटम्स इन द स्ट्रेटोस्फेयर विच ब्रेक डाउन ओजोन मॉलिक्यूल्स। फिर क्या होता है हमारे पास, लीडिंग टू थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर एंड इंक्रीज UV रेडिएशन रीचिंग द अर्थ सरफेस। इतना आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो इससे ये आइडिया होता है कि आपको पढ़ना क्या होता है इन टॉपिक्स में से और किस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है, इसलिए ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं तो आपको ये वीडियोस स्किप नहीं करने होते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट एम्स टू रिड्यूस ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, डिफरेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछा गया कौन सा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसका एम है रिड्यूस करना ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन को टू कम्बैट करने के लिए क्लाइमेट चेंज। द पेरिस एग्रीमेंट, द क्योटो प्रोटोकॉल, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, द बेसल कन्वेंशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है पेरिस एग्रीमेंट। ओके, अगर हम बात करते हैं पेरिस एग्रीमेंट के बारे में, पेरिस एग्रीमेंट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स विद एफर्ट्स टू कीप इट बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, और इसका एम क्या है? इट एम्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड इन्हांस ग्लोबल रिस्पॉन्सेज टू क्लाइमेट चेंज। इतना आपने याद रखना है। तो ये हम पे हमारे पास आंसर क्या था? विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट एम्स टू रिड्यूस ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो इसका आंसर था पेरिस एग्रीमेंट। ओके, अब ये क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में पूछा गया था, इसके ऑप्शन इसी तरह से थे, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए यहाँ पे जैसे ऑप्शन क्योटो प्रोटोकॉल है ऑप्शन नंबर बी, तो इसकी बात अगर की जाए तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है 1997 का, ये भी एक ओनली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, जो हमारे पास कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे आप UNFCCC के नाम से जानते हैं। इसका एम भी है रिड्यूस करना ग्रीन हाउस गैस एमिशन को। ठीक है, और जो एग्रीमेंट है ये अडॉप्ट कब हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो मेरे आप देखें यहाँ पे ऑप्शन ए और बी, ये बोथ ए एंड बी यहाँ पे होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो याद रखना इन दोनों के बारे में जो मैं बता रहा हूँ कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसका एम भी क्या था? रिड्यूस करना ग्रीन हाउस गैस एमिशन को। और जो एग्रीमेंट था ये अडॉप्ट किया गया था 1997 में एंड कवर्स अबाउट 18% जो हमारे पास ग्लोबल एमिशन, बिकॉज जो मेनी मेजर हमारे पास एमिटर्स जो है आर नॉट पार्ट ऑफ इट। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही, पेरिस एग्रीमेंट भी इंपॉर्टेंट है और क्योटो प्रोटोकॉल भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्या थे? ये हमारे पास इनका एम था रिड्यूस करना ग्रीन हाउस गैस एमिशन को और कम्बैट करना क्लाइमेट चेंज को। तो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए भी करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन बी भी, बट यहाँ पे जो है आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे ए दिया गया था। तो यहाँ पे इन दोनों का जो है ऑप्शन ए एंड बी होना चाहिए, कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। ठीक है, दोनों इसी के रिलेटेड हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच पार्टिकल्स हेल्प्स टू रिड्यूस साइल इरोजन। कौन सा पार्टिकल जो है हेल्प करता है टू रिड्यूस करने के लिए साइल इरोजन? क्लियर कटिंग फॉरेस्ट, ओवर ग्रेजिंग बाई लाइव स्टॉक, इम्प्लीमेंटिंग कंटूर प्लोइंग, यूजिंग सिंथेटिक फर्टिलाइजर। तो आपको बताना है कि कौन सी प्रैक्टिस जो है हेल्प करती है, मदद करती है रिड्यूस करने में साइल इरोजन को। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इम्प्लीमेंटिंग कंटूर प्लोइंग। ओके, बात करते हैं अगर हम कंटूर प्लोइंग की, तो इन्वॉल्व करती है प्लोइंग अलोंग द कंटूर्स ऑफ ए स्लोप रेदर देन अप एंड डाउन। और ये प्रैक्टिस जो है ये मदद करती है रिड्यूस करने में साइल इरोजन को बाय स्लोइंग करके द फ्लो ऑफ वाटर, एंड ये अलो करती है इट टू बी ऑब्जर्व्ड इनटू द साइल दैट प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम वॉशिंग अवे द टॉप साइल। तो इसका आंसर है इम्प्लीमेंटिंग कंटूर प्लोइंग। ओके, मैंने आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में यहाँ पे बताना भूल गया कि जो हमारे पास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप याद रख लेना। ऑप्शन था ऊपर, ये किसके लिए है? ये प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के लिए। किसके लिए जी? प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर इज़ द मेन एम है किसका? हमारे पास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो अडॉप्ट की गई थी ऑन सितंबर 16, 1987 में। ठीक है, तो
तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, और यहाँ पे एक ऑप्शन डी भी था क्वेश्चन नंबर 11 में कि हमारे पास बेसल कन्वेंशन क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों, बेसल कन्वेंशन जो है ये किसके लिए है? ऑन द कंट्रोल जो हमारे पास ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट होती है हज़ार्डियस वेस्ट की, और जो डिस्पोजेबल हमारे पास होता है, ये एक ग्लोबल ट्रीटी है जो रेगुलेट्स करती है इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ हज़ार्डियस एंड अदर वेस्ट। तो आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हम कौन सा डिस्कस कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे थे यहाँ पे 13। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द बायोस्फीयर। आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करती है बायोस्फीयर को? द लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर वेयर वेदर अकर्स, द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इंक्लूडिंग लैंड, वाटर एंड एयर, द रीजन ऑफ अर्थ को रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, द एरिया ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाई आइस एंड स्नो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, बायोस्फीयर जो है ये हमारे पास इनकम्पासिस करता है ऑल रीजन्स ऑफ अर्थ वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है एग्जिस्ट करते हैं, इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल यानी लैंड की बात करें, इक्वेटिक यानी वाटर की बात करें, एंड एटमॉस्फेरिक एयर इन्वायरमेंट की बात करें, तो इट इंटीग्रेट्स करता है ऑल इकोसिस्टम को एंड बायोम्स को, और रिफ्लेक्टिंग करता है इंटरेक्शंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट के बीच में। आप इतना याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है व्हाट इज द प्राइमरी काज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का प्राइमरी काज क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन डिप्लेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो होते हैं ये प्राइमरी काज होते हैं एसिड रेन के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एसिड रेन इज मेनली काज बाई सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 से ये हमारे पास काज होता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड से, विच आर रिलीज फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल से जो रिलीज होता है। और ये पोल्यूटेंट जो होते हैं, दीज पोल्यूटेंट्स रिएक्ट विद वाटर वेपर, जब ये वाटर वेपर के साथ रिएक्ट होते हैं एटमॉस्फेयर में तो ये एसिड्स बनाते हैं, दैट फॉल एज एसिड रेन। इतना आप याद रख देना। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हु कॉइन्ड द टर्म स्मॉग एंड इन विच ईयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने काइंड की थी टर्म स्मॉग और कौन से साल में की थी? डॉक्टर हेनरी एंटोनियो डेस वियकेस इन 1905, रिचर्ड रिड एबिलिट इन 1910, या फिर हमारे पास जी हैरी मैकलॉफ्लिन इन 1954, या फिर हमारे पास जूलिया अलियन इन 1932। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हेनरी एंटोनियो डेस वियकेस इन 1905। तो ये आप याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इन्होंने ही टर्म जो है स्मॉग को काइंड किया था और 1905 में किया था। ओके, डॉक्टर हेनरी एंटोनियो नाम याद रखना। या आई थिंक ये JKSSB ने भी इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है, और SSC CGL में भी एक दो बार ये आ चुका है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो डॉक्टर हेनरी एंटोनियो की बात करें, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था टर्म स्मॉग इन 1905 में। पेपर जो था इनका टाइटल फॉग एंड स्मोक, जिसमें ही रिप्रेजेंटेड एट ए पब्लिक हेल्थ कांग्रेस द टर्म कंबाइंड स्मोक एंड फॉग टू डिस्क्राइब द पोल्यूशन अफेक्टिंग लंदन एट दैट टाइम। सॉरी, यहाँ पे अफेक्टिंग है, तो ये आप याद रख लेना। इसका आंसर क्या है? डॉक्टर हेनरी एंटोनियो। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, व्हाट इज द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी कॉल्ड। कि नेचुरल प्लेस एक ऑर्गेनिज्म की या कम्युनिटी की क्या कहलाती है? नीच कहलाती है, बायोम कहलाती है, हैबिटेट कहलाती है, या हैबिट कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हैबिटेट। द टर्म हैबिटेट रेफर्स टू द स्पेसिफिक इन्वायरमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी नेचुरली लाइव्स एंड थ्राइव्स। तो याद रख लेना, नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी कॉल्ड हैबिटेट। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल बट एग्जॉस्टेबल नेचुरल एनर्जी सोर्स। इनमें से कौन सा रिन्यूएबल है लेकिन एग्जॉस्टेबल नेचुरल एनर्जी रिसोर्स है? कोल, पेट्रोलियम, केरोसिन, बायोमास। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बायोमास। Biomass is considered as a renewable energy source as it comes from organic materials. Okay, however, it is exhaustible because it depends on the availability of biological resources which can be depleted. इतना आपने याद रखना है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया, प्लांट्स ग्रोइंग अंडर डायरेक्ट सनलाइट आर नोन एज हेलियोफाइट्स, सायोफाइट्स, सेमोफाइट्स, डाइकॉट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हेलियोफाइट्स। ओके, हेलियोफाइट्स आर प्लांट्स दैट थ्राइव इन डायरेक्ट सनलाइट। जो थ्राइव करते हैं डायरेक्ट सनलाइट के अंदर, उन्हें हम क्या कहते हैं? हेलियोफाइट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, प्लांट ग्रोइंग अंडर शेड आर नोन एज सेमोसाइट्स,
सायोफाइट्स, हेलियोफाइट्स, मोनोकॉट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सायोफाइट्स। ओके, अगर हम बात करते हैं ये प्लांट्स जो क्या करते हैं, अडेप्टेड टू ग्रो इन शेडिड इन्वायरमेंट, जो शेडिड इन्वायरमेंट में रहते हैं, जो अपने आप को अडेप्ट करते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं यहाँ पे सायोफाइट्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। प्लांट ग्रोइंग अंडर शेड आर नोन एज सायोफाइट्स। तो ये आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। लिंकन इंडेक्स मेजर्स के जो ये हमारे पास लिंकन इंडेक्स है, ये किसको मेजर करता है? पॉपुलेशन मोर्टेलिटी रेट को, पॉपुलेशन नेटेलिटी रेट को, पॉपुलेशन साइज को, पॉपुलेशन डेंसिटी को। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पॉपुलेशन साइज को। लिंकन इंडेक्स की बात करें तो ये किसको मेजर करता है जी? पॉपुलेशन के साइज को मेजर करता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। इन विच लेक जोन आर फाइटोप्लैंक्टॉन्स फाउंड इन अबंडेंस, कि कौन से लेक जोन में फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो हैं अबंडेंस में पाए जाते हैं? लिटोरल जोन, बेंथिक जोन, लिमनेटिक जोन, प्रोफंडल जोन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लिमनेटिक जोन। ओके, लिमनेटिक जोन की अगर हम बात करते हैं तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो होते हैं यहाँ पे अबंडेंस में पाए जाते हैं। आपसे कोई पूछ ले फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो होते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स ये हमारे पास माइक्रो एल्गी के नाम से भी जाने जाते हैं, और ये हमारे पास सिमिलर होते हैं जैसे कि हमारे पास टेरेस्ट्रियल प्लांट हो गए। अगर इनकी बात करते हैं, दे कंटेन क्लोरोफिल एंड ये रिक्वायर करते हैं सनलाइट इन आर्डर टू लाइव एंड ग्रो। ओके, और मोस्ट जो हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ये बॉयंट होते हैं एंड फ्लोट करते हैं इन द अपर पार्ट जो होता है, अपर पार्ट ऑफ ओशन की बात करें जहाँ पे सनलाइट पेनिट्रेट करती है वाटर को। तो याद रखना माइक्रोस्कोपिक मैरीन एल्गी को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22। प्लांट्स स्पीशीज विद ए वाइड रेंज ऑफ जेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन दैट इवॉल्व इनटू ए लोकल पॉपुलेशन आर नोन एज इकोटाइप, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इकोटाइप। ओके, इकोटाइप इज द करेक्ट आंसर। प्लांट स्पीशीज विद ए वाइड रेंज ऑफ जेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन दैट इवॉल्व इनटू ए लोकल पॉपुलेशन आर नोन एज इकोटाइप। तो याद रखना इकोटाइप को हम यहाँ पे इको स्पीशीज भी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि इकोटाइप क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जो नॉर्मली एक सब डिवीजन होता है ऑफ स्पीशीज का, जो अडेप्टेड होता है टू ए स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में। ओके, इतना आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। इन विच ईयर डिड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास? कौन से साल फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास किया गया था? 1986, 1990, 1980, 1988। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1980। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, ये पास हुआ था टू एड्रेस करने के लिए इशू रिलेटेड टू इंसिडेंटल टू आर एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। डेट याद रखनी है 1980। ईयर कौन सा था? 1980, जब हमारे पास फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 24। रणथंबोर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कि रणथंबोर नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में लोकेट करता है? देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनेंगे। ऑप्शन है आपके सामने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर है राजस्थान। ओके, ये हमारे पास कहाँ पे है रणथंबोर नेशनल पार्क? ये हमारे पास राजस्थान में लोकेट करता है। कहाँ पे लोकेट करता है जी? राजस्थान में है। इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द नेचुरल रेजिडेंस ऑफ एवरी ऑर्गेनिजम्स नाउन? के जो नेचुरल रेजिडेंस होता है हर एक ऑर्गेनिजम्स का, वो किससे जाना जाता है? बायोम से, हैबिट से, नीड से, हैबिटेट से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हैबिटेट। ओके, नेचुरल रेजिडेंस ऑफ एवरी ऑर्गेनिजम्स नाउन एज हैबिटेट। इतना आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, द टर्म हैबिटेट रेफर टू द कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स, और इट इज़ नॉन टू बी द नेचुरल रेजिडेंस वेयर ऑल ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एन एटमॉस्फेरिक सेकेंडरी पोल्यूटेंट? आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा कंसीडर किया जाता है एक एटमॉस्फेरिक सेकेंडरी पोल्यूटेंट? अजून, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अजून। ओके, अजून जो है ये हमारे पास कंसीडर किया जाता है एटमॉस्फेरिक सेकेंडरी पोल्यूटेंट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट इज क्रिएटेड व्हेन, जब क्या होता है प्राइमरी पोल्यूटेंट रिएक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में, और वेयर एज प्राइमरी पोल्यूटेंट अराइज होता है डायरेक्टली किसी भी सोर्स से। और अजून क्या है? एक इलस्ट्रेशन है किसका? ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट का, सिंस इट इज प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा।
क्वेश्चन नंबर है हमारे पास यहाँ पे 27, हाउ मेनी रामसर साइट्स हैव बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया टू डेट, अप टू डेट यहाँ पे अभी कितनी हमारे पास रामसर साइट्स हैं जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड की गई हैं इंडिया में 2024 तक? 64, 51, 69, 85। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 85। ओके, याद रखना रामसर साइट क्या होता है, ये एक वेटलैंड होती है दैट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज बीइंग ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी एस्टेब्लिश्ड बाय यूनेस्को इन 1975। ओके, याद रखनी है डेट भी। इन विच ईयर डिड द रामसर कन्वेंशन कम इनटू फोर्स? अब ये कम इनटू फोर्स कब आई थी? आपसे पूछा गया है कि रामसर कन्वेंशन जो है ये फोर्स में कब आया, 1971 में, 1975 में, 1980 या 1985 में? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1975। ओके, रामसर कन्वेंशन इज नोन एज द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स और इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1971 बाय यूनेस्को एंड केम इन टू फोर्स इन 1975। 1975 में ये फोर्स में आई थी, तो आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच न्यू रामसर साइट एडिड इन इंडिया इन 2024 इज लोकेटेड इन तमिलनाडु? इनमें से कौन सी न्यू रामसर साइट है जो ऐड की गई है 2024 में और ये तमिलनाडु में लोकेट करती है? तावा रिजर्वायर या फिर कजुवेली बर्ड सेंचुरी या फिर क्यूलेडियो नेशनल पार्क, चिलिका लेक? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, कजुवेली बर्ड सेंचुरी जो है ये हमारे पास यहाँ पे रामसर साइट जो है 2024 में ये ऐड हुई है और ये हमारे पास तमिलनाडु में लोकेटेड है। ओके, याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 30, विच न्यू रामसर साइट एडिड इन इंडिया इन 2024 इज लोकेटेड इन एमपी यानी मध्य प्रदेश? यहाँ पे है ऑप्शन ए नंजारायण बर्ड सेंचुरी या फिर कजुवेली बर्ड सेंचुरी, तावा रिजर्वायर, वुलर लेक? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास तावा रिजर्वायर। ये न्यू रामसर साइट है जो हमारे पास 2024 में ही ऐड हुई है और ये हमारे पास मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। इतना आपने याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। देखिए, अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए, बहुत सारे एस्पिरेंट मैसेज करते रहते हैं, डेली मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास आपको जम्मू एंड कश्मीर जीके के भी एमसीक्यूज पीडीएफ टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। हर एक टॉपिक पे 50 से 70 एमसीक्यूज होंगे। कंप्लीट कंप्यूटर के 2000 एमसीक्यूज होंगे शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ टॉपिक वाइज। साइंस के एमसीक्यूज होंगे थ्योरी के साथ। इंग्लिश नोट्स होंगे प्रैक्टिस सेट के साथ। इंडियन जीके भी होगी। और अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी होंगे, जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स भी होंगे। 500 एमसीक्यूज वो होंगे जो JKSSB ने 2014 से लेकर 2024 के बीच में पूछे हुए, वो भी आपको मिल जाएंगे। अगर कोई भी इंटरेस्टेड होगा तो वो हमें मैसेज कर सकता है, पहले सैंपल देख सकता है। अगर आपको लगे कि आपके काम के हैं तो आप ले सकते हैं और बाकी आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको पटवारी जूनियर असिस्टेंट के मॉक टेस्ट देने हैं तो आपके पास अब कम ही दिन बचे हैं। सेक्शनल मॉक टेस्ट अगर आपको देने हैं तो आप दे सकते हैं और उसकी फ़ी भी है 99 रुपीज़। कोई लेना चाहे तो ले सकता है, ठीक है। OMR बेस्ड टेस्ट है और ये PDF आपको सारी की सारी 499 रुपीज़ में मिल जाएंगी। व्हाट्सएप नंबर ये है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इस पर हमें मैसेज कर देना अगर आपको चाहिए होंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? कि हमारे पास वर्ल्ड वाटर डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? मार्च 8 को, मार्च 22 को, अप्रैल 7 को, जून 5 को? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास मार्च 22 को। मार्च 22 को हमारे पास वर्ल्ड वाटर डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अजून डे इज आल्सो नोन एज इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ अजून लेयर इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? अजून डे कब होता है? अगस्त 12, सितंबर 16, अक्टूबर 4, नवंबर 14? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सितंबर 16। ओके, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है। अर्थ डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डेट? एनुअली हमारे पास अर्थ डे कब ऑब्जर्व होता है? 22 अप्रैल, मार्च 21, मई 5, जून 21? तो इस क्वेश्चन का आंसर है अप्रैल 22। ओके, अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन अप्रैल 22। इतना आप याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया है। विच नेशनल पार्क इन इंडिया इज नोन फॉर इट्स सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन वन ऑल्ड रेहिनोसोर्स? ऑप्शन है कान्हा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क? तो इस क्वेश्चन का आंसर है काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, ये हमारे पास जाना जाता है किसके लिए? वन ऑन रेहिनोसोरस के लिए। तो ये आप याद रख सकते हैं। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए
2024 तक एज ऑफ अगस्त 2024 कितने नेशनल पार्क हैं इंडिया में? तो 106 नेशनल पार्क हैं। इतना आपने याद रखना है, इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, और यहीं पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं बताता चलूँ, आपसे पूछा जाता है कि हमारे पास फर्स्ट नेशनल पार्क इंडिया का कौन सा है जो एस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ओके, एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1936 में हुआ था। ठीक है, और ये कंट्री का फर्स्ट नेशनल पार्क था, और ये ओरिजिनली किस नाम से जाना जाता था? हेले नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच नेशनल पार्क इन इंडिया इज लोकेटेड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड इज नोन फॉर इट्स यूनिक मैरीन बायोडाइवर्सिटी। ये सारे क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं। ठीक है, सुंदरबंस नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क, गुल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क, रानी झांसी नेशनल पार्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर है महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क। ओके, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, और ये कहाँ पे लोकेटेड करता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ओके जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। इन एन इकोसिस्टम what term describes the role an organism plays in its environment including its interactions with other organisms and its habitat? नीच, हैबिटेट, ट्रॉपिक लेवल, बायोम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास नीच। ओके, याद रखना, नीच जो है ये डिस्क्राइब करता है रोल एक ऑर्गेनिज्म का जो प्ले किया जाता है इन्वायरमेंट में, और इंक्लूडिंग इट्स इंटरेक्शन विद अदर ऑर्गेनिज्म एंड इट्स हैबिटेट। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए बायोटिक फैक्टर इन एन इकोसिस्टम? आपसे पूछा गया है एग्जांपल ऑफ बायोटिक फैक्टर। टेम्परेचर, सॉइल पीएच, सनलाइट, प्रीडेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रीडेशन। ओके, ये एग्जांपल है बायोटिक फैक्टर की एक इकोसिस्टम के अंदर, आप याद रखना। और आपको याद रखना है इकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, प्रीडेशन क्या होता है? प्रीडेशन एक बायोलॉजिकल इंट्रैक्शन होती है जहाँ पे प्रीडेटर किल्स करता है और ईट करता है अपने प्रे को। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रांसफ़र करेगा एनर्जी को फ्रॉम वन लिविंग एनिमल से दूसरे में। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। प्रीडेटर वर्टिब्रेट भी हो सकते हैं और इनवर्टिब्रेट भी हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ए ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम विद सिमिलर क्लाइमेट एंड डोमिनेंट प्लांट स्पीशीज? बायोम, कम्युनिटी, हैबिटेट, पॉपुलेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बायोम। ओके, बायोम जो है ये टर्म जो है यूज़ की जाती है डिस्क्राइब करने के लिए ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम को विद सिमिलर क्लाइमेट के साथ एंड डोमिनेंट प्लांट स्पीशीज के साथ। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? रामसर साइट्स आर डिक्लेयर्ड एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्रीज। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर इसका बी स्टेटमेंट सेकंड क्या है? The country with the highest number of sites in United Kingdom at 175 and the country with greatest area of listed wetlands is Bolivia. ऑप्शन है ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। याद रखना है कि रामसर साइट्स जो होती हैं ये डिक्लेयर की जाती हैं एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्रीज। ओके, और कंट्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ साइट्स इन द यूनाइटेड किंगडम एट 175 एंड द कंट्री विद द ग्रेटेस्ट एरिया ऑफ लिस्टेड वेटलैंड इज बोलिविया। इतना आप याद रख लेना। हु यूज द टर्म इकोलॉजी फॉर फर्स्ट टाइम? आपसे पूछा गया है कि किसने टर्म इकोलॉजी पहली दफ़ा यूज़ की थी? चार्ल्स डार्विन, अर्नेस्ट हैकेल, कार्ल लिनेनियस, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अर्नेस्ट हैकेल। ओके, अर्नेस्ट हैकेल ने हमारे पास यूज़ किया था टर्म इकोलॉजी पहली दफ़ा, फर्स्ट टाइम, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 41, नेम द साइंटिस्ट हु यूज़ द टर्म डीप इकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम? उस साइंटिस्ट का नाम बताना है आपने जिसने यूज़ किया हो टर्म डीप इकोलॉजी पहली दफ़ा। अल्डो, लियोपोल्ड या फिर एर्नी नेस। ओके, ऑप्शन सी है रेकेल कैसन, ऑप्शन डी है E.O. विल्सन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एर्ने नेस। ओके, ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने यूज़ की थी टर्म डीप इकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 42, एन assemblage of populations of all species of plants and animals living in an area and interacting with each other is known as ecosystem, biome, community, habitat। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कम्युनिटी। ठीक है, याद रखना है।
असेंबलेज की अगर हम बात करते हैं, ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ऑल स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन एन एरिया एंड इंटरेक्टेड विद ईच अदर इज नोन एज कम्युनिटी। इस तरह की टर्में बहुत बार एग्जाम में आ चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 43, हु प्रपोज द टर्म इकोसिस्टम इन 1935? कि टर्म इकोसिस्टम 1935 में किसने प्रपोज की थी? डार्विन, टांसले, हैकल या फिर लेनमैन? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, टांसले। A.G. टांसले के नाम से आप इन्हें जानते हैं, तो याद रखना है। द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन वाज गिवन बाय। अब आपसे पूछा गया है कि कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन ये किसने दिया? ओडम, बेनेट या फिर एल्टन, क्रेब्स? तो इस क्वेश्चन का आंसर है जॉन बेनेट इन 1976। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है कि जॉन बेनेट ने 1976 में कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन दिया था। ओके, देखें, अगर आपको हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप 1 साल तैयारी करो, 2 साल करो, 3 साल करो, उसकी वन टाइम फ़ी 500 रुपी है। ओके, कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट होगा तो जो नंबर मैंने आपको बताया था 8492886188 इस पर मैसेज कर देना, रजिस्ट्रेशन करवा देना और ऐड हो जाना। आपको डेली लेक्चर्स की PDF मिलेंगी, टेस्ट मिलेंगे। ओके, और इम्पॉर्टेंट जो भी अपडेट्स होती हैं आपको मिलती रहती हैं। तो इस नंबर पे आपने मैसेज करना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 45, प्रोड्यूसर्स दैट प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट आर नाउन एज। ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या है, ठीक है। कल मैं चेक करूंगा जब पार्ट सेकंड लाऊंगा 50 MCQs का, तो इसका आंसर आप बता देना। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनिक फूड डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एनिमल्स आर बोथ? ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, सेप्रोट्रॉफ्स, डिकम्पोजर्स? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हेटेरोट्रॉफ्स। ओके, हेटेरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो डिपेंड करते हैं ऑर्गेनिक फूड पे और डिराइव करते हैं अपना खाना किससे? प्लांट से, एनिमल से या फिर दोनों से। तो आप याद रखना हेटेरोट्रॉफ्स। ओके, ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो खुद अपना खाना तैयार करते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बैक्टीरिया एंड फंगाई दैट ऑब्टेन एनर्जी एंड न्यूट्रेंट बाय डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स ओरिजिन आर नोन एज? ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, सेप्रोट्रॉफ्स, हर्बीवोर्स? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सेप्रोट्रॉफ्स, ऑप्शन नंबर सी। हर्बीवोर्स कौन से होते हैं? जो घास खाने वाले होते हैं, ग्रास ईटर। ओके, ओमनीवोरस में हम आ जाते हैं, ठीक है, प्लांट ईटर भी होते हैं, मीट ईटर भी होते हैं। कार्निवोरस में वो आते हैं जो मीट को खाते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। और सेप्रोट्रॉफ्स याद रखना है जो किस पे? डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन पे हमारे अपना न्यूट्रेंट जो है वो पूरा करते हैं, ठीक है, और उससे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, द जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम इज नाउन एज? नीच, हैबिटेट, इकोटून, बायोम? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इकोटून। ओके, इकोटून, द जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम इज नाउन एज इकोटून। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्रिएटेड बाय ह्यूमंस? फॉरेस्ट, फील्ड, लेक, डेजर्ट? तो इस क्वेश्चन का आंसर है फील्ड। ओके, याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो क्रिएटेड बाय ह्यूमंस है उसको हम फील्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, विच टर्म डिस्क्राइब ऑर्गेनिजम्स दैट रिमेन अटैच टू स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ रूटेड प्लांट्स और सब्सटेंसेस इमर्जिंग अबव द बॉटम मड? तो उसे क्या कहते हैं? न्यूस्टन, प्लैंक्टन, बेंथोस, पेरिफाइटोन? तो इस क्वेश्चन का आंसर है पेरिफाइटोन। ओके, ये जो टर्म है ये डिस्क्राइब करती है ऑर्गेनिजम्स को जो रिमेन रहते हैं अटैच टू द स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ रूटेड प्लांट्स और सब्सटेंसेस इमर्जिंग अबव द बॉटम मड। ओके, इस वीडियो में हमने 50 MCQs डिस्कस किए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके, और ऐसे ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना, साथ में हेल्थ का भी ध्यान रखना। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएं। ओके, और आपके जितने भी डोटेड होते हैं या फिर कोई भी आप क्वेश्चन है वो हमें व्हाट्सएप पे डाल देते हैं। ग्रुप में आप जैसे कि जुड़े हैं काफ़ी सारे एस्पिरेंट के क्वेश्चंस के आंसर हम जो है वो फिर ग्रुप में ही शेयर कर देते हैं। तो आप अच्छे से मेहनत करें, डिमोटिवेट नहीं होना है। आने वाले दिनों में पटवारी जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम है आपका, तो उसके लिए अच्छे से आप जो है दिन रात करें ताकि आपकी इस बार जॉब लग जाए। ओके, इतने रखते हैं इस वीडियो में। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।